એન્ડ કવરેજ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. રાહુલ ગાંધીના નિવેદન સામે રાજનાથ સિંહનું નિવેદન. સરદાર પટેલના પ્રયત્ન દરમિયાન ભારત એકત્ર થયું. જ્યારે દેશ આઝાદ થયો ત્યારે 500 રજવાડાઓએ ખુશી ખુશી ભારતના એકત્રીકરણમાં જોડાયા. કોંગ્રેસ આ માટે કશું જ કરી ન શકી. અમારી સરકાર કરશે. બીજેપીનું સંકલ્પ પત્ર એક નવા ભારતની ગેરંટી છે. કોંગ્રેસનું સંકલ્પ પત્ર તૃષ્ટિકરણની ગેરંટી છે. મહાત્મા ગાંધીએ જ કોંગ્રેસને સમાપ્ત કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો, તેને હવે जनता समाप्त करशे. तो लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं. शायद पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब आप लोगों के बीच आ गया हुआ था और लोकसभा के चुनाव के दौरान हम सब लोग यहाँ मिल रहे हैं. लंबे समय के बाद मिल रहे हैं, इसलिए मेरी तरफ से आप सभी का स्वागत है. आज गुजरात में हमारी 3 सभाएं हैं. एक अहमदाबाद ईस्ट और आनंद और भावनगर. 2 फेज के चुनाव देश में हो चुके हैं और जो ट्रेंड इस समय चुनाव का है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि हम लोगों ने 400 पार का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको अचीव करने की दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं. पूरे देश में चुनाव प्रचार के लिए मैं जा रहा हूं. ऐसे ऐसे राज्यों में भी मेरा जाना हुआ है जैसे तमिलनाडु और केरल, जहां कुछ साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी का कोई खास जनाधार नहीं था और हमें एक भी सीट पर वहां पर विजय प्राप्त नहीं होती थी. मैं कह सकता हूं कि वहां बीजेपी केवल मजबूती के साथ लड़ ही नहीं रही है, बल्कि कई सीटों पर हम वहां पर विजय हासिल करेंगे. मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं. साथियों, यह 2024 का चुनाव बीजेपी पिछले 10 वर्षों की जो हमारी उपलब्धियां हैं, गुड गवर्नेंस यानी सुशासन और साथ ही साथ विकास और इनके साथ साथ प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, विश्वसनीयता और उनके शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं. साथियों, इस देश को लंबे समय से एक ऐसे नेतृत्व की तलाश थी जो आजाद भारत को विकसित देश की कतार में ले जाकर खड़ा कर सके. वह मोदी जी के रूप में भारत को मिल गया है. आज भारत के विकास की रफ्तार दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है. माने फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारे इंडिया की है. और आप सबको जानकारी है कि 2014 तक जहां भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11th पोजीशन पर था, वह जंप लेकर आज 5th पोजीशन पर पहुंच गया है. और मैं ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल सारी फाइनेंशियल फर्म्स इस बात का दावा कर रही हैं कि भारत यदि इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो 2027 आते आते वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्रीज में से खड़े होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है. मैं मानता हूं उसके कई कारण हैं, और सबसे बड़ा कारण है एक हमारे पास स्ट्रांग और क्रेडिबल लीडरशिप जो मोदी जी के रूप में हमारे पास है. मैं कह सकता हूं उनके पास विजन भी है, मिशन भी है और साथ ही साथ पैशन भी है. लेकिन कांग्रेस के पास क्या है, यदि इसके बारे में मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं न नेता है, न नीति है और न तो नीयत है. गरीबी समाप्त करने की बात चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी रहे हों, चाहे राजीव गांधी जी रहे हों, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे हों, सबने कही. लेकिन गरीबी को इस भारत से वह दूर नहीं कर पाए 50 वर्ष से अधिक समय तक शासन करने के बावजूद. लेकिन सारा विश्व सच्चाई को जानता है कि पिछले 8-9 वर्षों में ही 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने कामयाबी हासिल की है. तो हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की यह रिपोर्ट है कि आज भारत में गरीबी सबसे निचले स्तर पर है. लेकिन हम इतने से ही संतुष्ट नहीं हैं. गरीबी को हम लगभग समाप्त करना चाहते हैं और हमारा टारगेट है विद इन 5 to 10 ईयर भारत से गरीबी को हम पूरी तरह से समाप्त करने में
कामयाब होंगी। कांग्रेस इस दृष्टि से कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, इस संबंध में कोई करेगा तो हम लोग करेंगे। लोकसभा के चुनाव परिणाम का जहां तक प्रश्न है, सूरत ने इसका त्रिगणित कर दिया है। निर्विरोध हमारे प्रत्याशी की विजय यहां पर हुई है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है हम लोगों के ऊपर। इस समय देश में लोकतंत्र खतरे में। अब यह बात हमारी समझ में नहीं आती आधार क्या है यह आरोप लगाने, क्योंकि इसके पहले भी लोकसभा में 28 सांसद निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जिनमें कांग्रेस के बीच है, समाजवादी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी दो हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य बाकी दलों के बीच लोग इसमें शामिल हैं। मैं मानता हूं कि हार की हताशा में कांग्रेस इस प्रकार के कुतर्क दे रही है, और कांग्रेस कहती है कि इस समय देश में लोकतंत्र संकट में है, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन मैं बताना ही नहीं चाहता, सारे देशवासियों को इस बात की जानकारी है। इमरजेंसी लाकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम यदि किसी ने देश में किया है, अपराध किया है, तो कांग्रेस ने किया है। फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया तो कांग्रेस के राज में हुआ है। 18 महीने तक हम सब सारे लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी। और मैं यही कहना चाहता हूं, इलेक्टेड गवर्नमेंट चुनी हुई हमारी प्रदेश सरकारों को सर्वाधिक किसी ने भंग किया है तो कांग्रेस ने किया है। देश में अब तक 132 बार 132 टाइम आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू यदि हुआ है, तो इसमें 90 बार 90 टाइम्स कांग्रेस कोशिश 9,000 टाइम्स सर पहले 2 चरण में जिस तरह से कम वोटिंग हुआ है परसेंटेज, आपका क्या कहना क्या है, किस तरह से नहीं होगा? देखिए, इंडी अलायंस के जो लोग हैं मतदाता, उनको भी लगता है कि इंडी अलायंस किसी भी सूरत में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। उनके अंदर हताशा और निराशा है। स्वाभाविक रूप से एक वोटिंग के प्रति एक जो इंथुजियाज्म होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, वह उत्साह उनके अंदर नहीं है। एक कारण तो यह नहीं है, एक कारण थोड़ा गर्मी का भी हो सकता है। सर अश्विन अग्रवाल का फायर न्यूज और गुजरात पॉलिटिकल न्यूज चैनल। सर अखिल भारत महामंडलेश्वर के अंदर केंद्र महामंडलेश्वर हेमा की सखी वाराणसी ने नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रही है, सब किस तरह देख रहे हो? क्या है? केंद्र महामंडलेश्वर नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी में चुनाव में उतरी उनके सामने केंद्र महामंडलेश्वर हेमा की सखी किसने चुनौती दी? वहाँ पे प्रधानमंत्री के सामने लड़ रहे, सर आपको पता नहीं? वो चुनाव लड़ रही है सर, केंद्र महामंडलेश्वर। देखिए, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है। नहीं, पर वो सर एक चुनावी मैदान में उतरी है, उनकी बातों को लेकर उतरी है, उनका जो एजेंडा है और वो बड़ी चुनौती है। चुनौती पे होगी, उनके लिए होगी। कल से जिस तरह से राहुल गांधी ने अपना स्टेटमेंट दिया है राजा महाराजाओं के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, मैं जानता हूं कि जब भारत आजाद हुआ था, जब राज्यों के विलय का प्रश्न था, हमारे राजा महाराजा जो भी यहाँ के थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अपील पर सबने अपने राज्य का बहुत ही सहज विलय करने के लिए अपनी सहमति दी। राजनाथ जी, सर प्रधानमंत्री का भी बयान आया है राहुल के बयान के बाद। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस के जो सहजादे हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, नवाबों सुल्तानों के खिलाफ कभी नहीं बोलते, बल्कि छत्रपति महाराजा शिवाजी महाराज और सभी राजा रजवाड़ाओं का वो अपमान करते नजर आ रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं? देखते हैं, जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। सर गुजरात में प्रियंका गांधी थी, उन्होंने बोला कि मोदी जी सुपरमैन की तरह आते हैं, वो सुपरमैन नहीं है, मंगवारी मैन है। क्या कौन मैंने? प्रियंका गांधी ने क्या कहा? कल प्रियंका गांधी जी ने सुपरमैन
तो सुपरमैन नहीं है महंगाई में, नहीं वो आम इंसान है, सुपरमैन है वो आम इंसान है। और मैं कह सकता हूँ दुनिया की जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें सर्वाधिक कम महंगाई यदि कहीं पर है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन यदि सर्वाधिक कम किसी देश में है तो हमारे और आपके देश भारत में। सर कांग्रेस में आए हुए लोगों को पद दिए जाते हैं, टिकट दी जाती है, परंतु नितिन पटेल और जो भाजपा में है उसको साइड ट्रैक किया जाता है। अब ये लोगों से यहाँ सवाल पूछिएगा, भारतीय जनता पार्टी का विस्तार इतनी तेजी के साथ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। बाहर से आएंगे सर, विदेश मंत्री जी ने यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ बोला था कि इंडिया इमर्जेस वेपर प्रोडक्शन स्टेट 23,000 करोड़ के वेपर हमने एक्सपोर्ट किए हैं, तो क्या उसकी इम्पैक्ट हमारे पड़ोसी की हरकत पे हुई है? वैसे ये सच है कि 2014 में हम लोग जो डिफेंस आइटम्स होते थे उनका केवल 600 करोड़ का एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने मोर देन 21,000 करोड़ का डिफेंस आइटम्स का एक्सपोर्ट करने में कामयाबी हासिल की और ये हमारा एक मेजर अचीवमेंट है। और मैं बताता हूँ कि जल्दी ही आप सबको इस बात की भी जानकारी मिलेगी कि हमारी ये फिगर और आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि डिफेंस आइटम्स माने चाहे मिसाइल हो, डिफेंस अन्य दूसरे वेपन्स हों, गोले हों, तोप हों, टैंक भारत में बनने चाहिए, भारतवासियों के हाथों से बनने चाहिए। यह हमारी सरकार का संकल्प है और उसी संकल्प के अनुरूप ही डिफेंस मिनिस्ट्री ने काम किया है और आज हम मोर देन 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं डिफेंस प्रोडक्शन की बात बताना चाहता हूँ, मोर देन 1 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन हम लोगों ने किया। अमित बिल्कुल सर, मैं अमित राष्ट्र सर, आज भी संसद बना हुआ है, कांग्रेस पार्टी जो है उनका जो पुराना गढ़ माना जाता था रायबरेली और अमेठी का, उस जगह पे कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर रही है। क्या उन्हें डर लगता है? भाजपा का क्या मानना है? क्योंकि कहा जाता है कि अभी रॉबर्ट वाड्रा लड़ सकते हैं, प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं, राहुल गांधी भी अमेठी वापस जा सकते हैं। क्या भाजपा मानती है इसको? नहीं, वो संसद की सीट तो है उन लोगों के सामने, वो समझते हैं उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि प्रदेश की जनता का मूड देख रहे हैं। फैसला तो पहले हो जाना चाहिए था कि उनको लड़ना है, आज तक वो फैसला नहीं कर पाए और निर्णय की स्थिति में। अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।